हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दीपिका मिश्रा। चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अपनी क्लास को एक न्यू टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों का आज का टॉपिक क्या होगा? आज हम लोगों की टॉपिक होगी मोटापा, ओबेसिटी, ओवरवेट और अंडरवेट। आज हम लोग इस सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। कल हम लोगों ने डायबिटीज, मधुमेह के बारे में अपने टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग इसके बारे में, मोटापा के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रेजेंट टाइम में लोग ओवरवेट से, मोटापा से, जैसा कि लोगों को पता है, प्रेजेंट टाइम में सब लोग इस परेशानी से बहुत ही इससे परेशान है। कोई तो ओवरवेट से और कोई अंडरवेट से। ओवरवेट वाले हमेशा डाइटिंग में लगे रहते हैं। तो जो है आज हम लोग इसी के बारे में, क्या इसमें खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, या किन कारणों से होता है और कौन से व्यक्ति मोटापा से ग्रसित होते हैं, इन सभी के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, तो आज हम लोगों की टॉपिक क्या है? मोटापा। ओके, तो मोटापा किसे कहते हैं, किसके अंतर्गत आता है? जैसे जब किसी व्यक्ति का भार जो है सामान्य भार से 20% तक, कितने भार से? सामान्य भार से 20% तक अधिक हो जाता है, तो वह ओवरवेट के अंतर्गत आता है, यानी उसका वजन अधिक माना जाता है। और जब उसका वजन सामान्य भार से, उसका भार 20 से 40% तक अधिक हो जाता है, तो वह व्यक्ति मोटापा की श्रेणी में आता है। कितना? अगर उसका वजन कितना हुआ? वजन, व्यक्ति का वजन सामान्य वजन से 20% अधिक होने पर, अधिक को हम ऐसे इंडिकेट कर रहे हैं, 20% से अधिक होने पर क्या होगा? वह ओवरवेट के अंतर्गत आएगा, यानी अधिक भार के अंतर्गत वह आता है। वजन जो है व्यक्ति का वजन सामान्य वजन से अगर 20% तक अधिक हो जाता, तो वह व्यक्ति ओवरवेट के अंतर्गत, यानी अधिक भार के अंतर्गत आता है। और अगर व्यक्ति का वजन 20 से 40% तक, सामान्य वजन से 20 से 40% तक अधिक हो जाता है, तो वह व्यक्ति मोटापा की श्रेणी में आता है। व्यक्ति का वजन सामान्य वजन से कितना? 20 से 40%, 20% से 40% से अधिक हो जाता है, तो वह व्यक्ति किसके अंतर्गत आता है? मोटापा की श्रेणी में आएगा। ओके, तो 20% से अधिक होने पर ओवरवेट, और 20 से 40% से अधिक होने पर, या 20 से 40 के बीच होने पर वह किसके अंतर्गत? मोटापा की श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो इसके कारण क्या है? पहले हम इनको जानेंगे कि मोटापा के कारण क्या है। मोटापा का कारण, तो मोटापा का कारण फर्स्ट हम ये देखेंगे कि मोटापा का एक कारण ये भी होता है, क्या? वंशानुक्रम। वंशानुक्रम जो है, यह मोटापा का एक कारण, यह भी आप देखते होंगे पीढ़ी दर पीढ़ी, किसी फैमिली में या किसी उसमें परिवार में देखते होंगे, या पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। मतलब वो किसी ना किसी मेंबर में वह मोटापा से ग्रसित दिखता है। ये नहीं कि मतलब कोई जरूरी है कि वंशानुक्रम से ही प्रभावित हो मोटापा, बट ज्यादातर मतलब ऐसा देखने को मिलता है। अगर उसके दादी, दादा, पापा, मम्मी कोई है, तो वो धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। तो एक कारण यह भी है, वंशानुक्रम भी हम मोटापा का कारण मान सकते हैं। वंशानुक्रम, बट ये कोई जरूरी नहीं है कि जो है हर मेंबर वंशानुक्रम के कारण हर कोई मोटा ही होगा। बट ये देखने को मिलता है कि अगर कोई है मोटापा से ग्रसित, तो वह पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। तो एक कारण मोटापा का वंशानुक्रम ही है। और दूसरा हम क्या देखते हैं? आयु तथा लिंग। आयु जैसे हम क्या देखते हैं? आयु जैसे मोटापा किसी भी एज में हो सकता है,
बट सामान्यतः यह देखने को मिलता है कि यह 35 से 40 साल के एज में मोटापा अधिक बढ़ता है। एज बढ़ने के साथ यानी 35 से 40 के बीच में मोटापा से अधिक व्यक्ति ग्रसित होता है। और क्या होता है, खासकर जैसे लिंग की बात कर रहे हैं तो इसमें ज्यादातर क्या होता है कि किशोरावस्था के दौरान, किशोरावस्था के बाद लड़कियों में उसका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, वह मोटापा से ग्रसित होने लगती है। किसके? किशोरावस्था के बाद लड़कियों का वजन बढ़ने लगता है। तो हम मोटापा का कारण आयु तथा लिंग को भी ले सकते हैं, आयु व लिंग। ओके। और थर्ड हमारा क्या होगा? थर्ड हमारा भोजन संबंधी आदतें। क्या है? भोजन संबंधी आदतें। अब भोजन संबंधी आदतों में हमारा क्या होता है, जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं जिनकी मतलब खाने की आदत अधिक होती है, अधिक मात्रा में भोज्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं, तो इस कारण भी व्यक्ति में मोटापा देखने को मिलता है। और क्या होता है, कुछ व्यक्ति थोड़ा थोड़ा करके कई बार में खाते हैं, तो इस तरह से भोजन की मात्रा अधिक हो जाती है, जिससे व्यक्ति में मोटापा देखने को मिलता है। और कुछ व्यक्ति तले भुने वसा युक्त भोज्य पदार्थों को खाना अधिक पसंद करते हैं, जिस कारण भी उनमें मोटापा देखने को मिलता है। अधिक मिठाइयों का सेवन करने से भी व्यक्ति मोटापा का शिकार हो जाता है। और क्या होता है, अल्कोहल का भी सेवन जो व्यक्ति करता है वह भी मोटापा से ग्रसित हो जाता है। तो भोजन संबंधी आदतों में हमारा क्या होगा? अधिक भोजन और तला हुआ भोजन, मिठाइयों का अधिक सेवन, और क्या होता है, अल्कोहल का अधिक प्रयोग। अल्कोहल के प्रयोग से भी व्यक्ति मोटा हो जाता है। तो ये हमारी भोजन संबंधी आदतों के अंतर्गत आते हैं। तो आयु या लिंग भी हमारा मोटापा का कारण है, भोजन संबंधी आदतें भी मोटापा का कारण है। और हमारा चौथा क्या होगा? आर्थिक स्तर। आर्थिक स्तर इस तरह से हम समझ सकते हैं, जैसे ये जिसका निम्न आर्थिक स्तर मतलब निम्न आय वर्ग का है, वह भोज्य पदार्थों को उस तरह से सेवन नहीं कर पाता चाहते हुए भी, क्योंकि वो आर्थिक रूप से कमजोर है। बट जो आर्थिक रूप से मजबूत है, जैसे मध्यम आय वर्ग वाले या उच्च आय वर्ग वाले, ये खाने पीने पर अपने कंट्रोल नहीं करते हैं, ये खाने पीने की पदार्थों पर अधिक व्यय करते हैं और तली भुनी और सारी चीजों को अधिक सेवन करते हैं। तो इससे क्या होता है, व्यक्ति मोटापा का शिकार हो जाता है। तो हम क्या, आर्थिक स्तर भी मोटापा का कारण है। ओके। और पांचवा क्या है? शारीरिक क्रियाएं। अब शारीरिक क्रियाओं में हम क्या देखते हैं, जो व्यक्ति शारीरिक रूप से अधिक क्रियाशील होते हैं तो वो मोटापा का शिकार नहीं होते हैं। बट जो शारीरिक रूप से क्रियाशील नहीं होते हैं, शारीरिक रूप से कुछ करना नहीं चाहते, हमेशा आलसीपन के शिकार होते हैं, तो वो क्या होते हैं, मानसिक कार्य या फिर अधिक करते हैं, शारीरिक कार्य कम रहता है। जैसे किसी किसी का कार्य होता है कि चेयर पे बैठ के ही उसको काम करना, जैसे लैपटॉप वगैरह से काम करना है, उनको शारीरिक कार्य नहीं करना है, तो ऐसे व्यक्ति भी मोटापा का शिकार हो जाते हैं। तो शारीरिक क्रियाएं भी मोटापा का एक कारण है। और क्या है? गर्भावस्था। इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी स्त्री या कोई भी महिला, स्त्रियों की बार बार गर्भ धारण करने के कारण भी वह अधिक भार का शिकार हो जाता है या मोटापा का शिकार हो जाता है। बार बार जैसे गर्भावस्था में क्या होता है, वजन बढ़ने लगता है ना, तो ये बार बार गर्भ धारण से क्या होता है कि उसका वजन बढ़ने लगता है और वह मोटापा का शिकार हो जाता है। तो मोटापा के कारण कौन कौन से हैं? वंशानुक्रम, आयु व लिंग, भोजन संबंधी आते जैसे तला भुना हुआ चीजें
अधिक यूज करते हैं, मिठाइयों का आदि का अधिक सेवन करते हैं, और आर्थिक स्तर, शारीरिक क्रियाएं और गर्भावस्था, ऐसे कई कारण हैं जो मोटापा के कारण हैं। अब हम क्या देखेंगे, मोटापा से क्या हानियां क्या परेशानियां हैं। हम मोटापा के हानियों या परेशानियों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मोटापा से कौन कौन सी समस्याएं होती है, कुछ चीजें कॉमन है जिनको आप लोग भी जानते होंगे। तो हानि या परेशानियां, ओके। तो मोटापा से कौन सी परेशानी है, पहला तो शारीरिक परेशानियां होती है, शारीरिक हानि होती है। क्या होता है, व्यक्ति विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को करने में अक्षम हो जाता है। वह क्या करता है, जैसे उठना बैठना, उसको ये सारे कार्य बहुत ही मतलब कठिनाई पूर्वक वह करता है। उठने बैठने में भी उसके सांस फूलते हैं और काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विभिन्न कार्यों को करने में वह अच्छा महसूस करता है। तो हमारा क्या होता है, शारीरिक परेशानियां। तो इसमें व्यक्ति अपने आप को अक्षम महसूस करता है, उसको उठने बैठने में, चलने फिरने ऐसे कार्य को करने में परेशानी महसूस होती है। और जरा सा चलता फिरता या किसी चीज को करता तो उसकी सांस फूलने लगते हैं। और दूसरा क्या है, मानसिक परेशानियां, मानसिक परेशानियां। इसमें क्या होता है, व्यक्ति सबसे पहले तो हीन भावना का शिकार हो जाता है। वह मोटापा के कारण कि लोग उसे क्या कहेंगे या सोचकर वो हीन भावना का शिकार हो जाता है। और क्या होता है, वह जैसे चिड़चिड़ापन सा हो जाता है, उन्हें बेचैनी होती है, घबराहट होती है। ये सारी परेशानियां व्यक्ति में देखने को मिलती है, किसके कारण, मोटापा के कारण। और तीसरा आपका होगा चयापचय संबंधी परेशानियां, चयापचय संबंधी परेशानियां। इसमें क्या होता है, चयापचय संबंधी परेशानी होती है, व्यक्ति का डाइजेशन उतना सही नहीं होता है। व्यक्ति जो कुछ खाता है उसको सही से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। तो चयापचय संबंधी परेशानियां होती है। और उसको मोटापा अपने आप में ही कई बीमारियों को लेके आता है। जैसे आप क्या होता है, मोटापे से ग्रसित व्यक्ति में क्या कौन सी समस्या देखने को मिलती है, हृदय से संबंधित समस्याएं, उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप जो है मोटापा के ही कारण होता है, एक उच्च रक्तचाप का कारण मोटापा भी है। तो मोटापा हुआ, मधुमेह हुआ, उच्च रक्तचाप हुआ, और यह क्या हुआ आपका, गुर्दे से संबंधित परेशानियां भी, गठिया रोग भी क्या होता है, मोटापे के कारण होता है। तो उच्च रक्तचाप, मधुमेह, गठिया, हृदय से संबंधित रोग, ये सारी परेशानियां मोटापा के कारण देखने को मिलती हैं। तो ये मोटापा अपने साथ साथ कई बीमारियों को जन्म देता है। कौन कौन सा, हृदय संबंधी रोग, और क्या है, हृदय संबंधी रोग, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, और मधुमेह यानी डायबिटीज, और गठिया। ये सारी परेशानियां हमको मोटापा में देखने को मिलती हैं। ओके। और पांचवा क्या है, क्रियाशीलता में कमी, क्रियाशीलता में कमी। तो क्या है, क्रियाशीलता में कमी हो जाती है। हमने बताया ना कि जो अधिक हेल्दी मोटे व्यक्ति होते हैं उनको उठने बैठने, चलने फिरने, किसी भी कार्य को करने में परेशानी हुआ तो बहुत जल्दी थकान महसूस करते हैं।
और उनका सांस फूलने लगता है। तो वह किसी भी कार्य को बहुत धीरे धीरे करेंगे, उतना एक्टिव नहीं रहेंगे, तो वो उनकी क्रियाशीलता में कमी हो जाती है। किसके कारण? मोटापा के कारण। और क्या होता है? यकृत संबंधी बीमारी। यकृत संबंधी बीमारी। तो मोटापा के कारण क्या होता है? यकृत संबंधी बीमारी भी हो जाती है। जैसे होता है ना कि मोटापा में क्या फैट जमा होने लगता है, तो क्या होता है लीवर में फैट जब जम जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं? फैटी लीवर। तो यकृत संबंधी बीमारी मोटापा के कारण हो जाती है। मोटापा में क्या होता है? फैट की मात्रा अधिक हो जाती है ना, तो व्यक्ति मोटा दिखने लगता है। तो वही चीज है, तो इससे यकृत संबंधी बीमारी हो जाती है। मोटापा से तो क्या परेशानियां हैं? शारीरिक, मानसिक, चयापचय संबंधी, हृदय संबंधी रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, गठिया, ये सारी परेशानियां, क्रियाशील स्थिरता में कमी, यकृत संबंधी बीमारी, ये सारी समस्याएं हमें मोटापा के कारण देखने को मिलती है। अब हम देखेंगे मोटापा में उपचारात्मक पोषण, मतलब मोटापा में कौन कौन से पोषक तत्व देने चाहिए। मोटापा में उपचारात्मक पोषण, उपचारात्मक पोषण। तो सबसे पहले क्या है? कैलोरी। तो मोटापा में कैलोरी जो है वह कम मात्रा में देनी चाहिए। मोटापा में कैलोरी हमें कम मात्रा में देनी चाहिए, कम मात्रा में देनी चाहिए। ओके। और प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन कितना देना चाहिए? प्रोटीन जो है 1 ग्राम प्रति किलोग्राम भार के हिसाब से प्रोटीन देना चाहिए। कितना देना चाहिए? 1 ग्राम प्रति किलोग्राम भार के हिसाब से देना चाहिए। मतलब 1 ग्राम प्रोटीन व्यक्ति के भार के हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन प्रति किलोग्राम भार के हिसाब से देना चाहिए। किसके? व्यक्ति के भार के हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन प्रति किलोग्राम पर 1 ग्राम प्रोटीन देना चाहिए। और क्या हुआ? तीसरा हमारा होगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमें कितना देना चाहिए? तो मोटापे से ग्रसित व्यक्ति को कार्बोहाइड्रेट कम मात्रा में देना चाहिए, और सेल्यूलोज युक्त कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए, और स्टार्च युक्त कार्बोहाइड्रेट कम मात्रा में देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। सेल्यूलोज युक्त कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कम मात्रा में देनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट कम मात्रा में। और क्या है? सेलुलोज युक्त कार्बोहाइड्रेट। कौन सा कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए? सेलुलोज युक्त कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए, और स्टार्च युक्त कार्बोहाइड्रेट नहीं देना चाहिए। स्टार्च युक्त कार्बोहाइड्रेट नहीं देना चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट की कितनी मात्रा देनी चाहिए? कार्बोहाइड्रेट कम मात्रा में देना चाहिए, और सेलुलोज युक्त कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए, बट स्टार्च युक्त कार्बोहाइड्रेट मोटापा से ग्रसित व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। और वसा कम देना चाहिए, वसा कम मात्रा में। खनिज लवण पर्याप्त मात्रा में, खनिज लवण पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए।
और विटामिन क्या है, विटामिन बी जो है कितनी मात्रा में, विटामिन सी देना चाहिए, क्योंकि यह क्या करता है, चर्बी को कम करने का कार्य करता है। तो मोटापे से ग्रसित व्यक्ति को विटामिन सी देना चाहिए, विटामिन सी देना चाहिए, क्योंकि यह क्या कार्य करता है, क्योंकि यह चर्बी को कम करने का कार्य करता है, यानी कोलेस्ट्रॉल को भी यह कम करता है, चर्बी को कम करने का कार्य करता है। किसको, कोलेस्ट्रॉल, यानी कोलेस्ट्रॉल और चर्बी को कम करने का कार्य विटामिन करता है। कौन सा विटामिन, विटामिन सी। मोटापे से ग्रसित व्यक्ति को कौन सा विटामिन देना चाहिए, विटामिन सी देना चाहिए, क्योंकि यह चर्बी को कम करने का कार्य करता है। और जल अधिक से अधिक मात्रा में लेना चाहिए, जल कितना लेना चाहिए, अधिक से अधिक मात्रा में जल लेना चाहिए। ओके, तो कैलोरी कम मात्रा में देनी चाहिए, और फैट यानी वसा भी कम मात्रा में देना चाहिए, और कार्बोहाइड्रेट जो है कम मात्रा में देना चाहिए, सेलुलोज युक्त कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए, बट स्टार्च युक्त कार्बोहाइड्रेट नहीं देना चाहिए। और प्रोटीन 1 ग्राम प्रति किलोग्राम भार के हिसाब से व्यक्ति को प्रोटीन देना चाहिए। खनिज लवण पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए, विटामिन से युक्त आहार देना चाहिए, क्योंकि यह चर्बी को कम करने का कार्य करता है। और जल का अधिक से अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। तो ये मोटापे में उपचारात्मक पोषण है, किन पोषक तत्वों को कम या किनको अधिक मात्रा में देना चाहिए। तो इसको आप सभी नोट कर लीजिए, मोटापा में उपचारात्मक पोषण। अब हम देखेंगे मोटापे का उपचार, मोटापे का उपचार। सबसे पहले मोटापे के उपचार के लिए आप लोग क्या करना शुरू कर देते हैं, डाइटिंग करना। बट डाइटिंग एक तरह से कभी तो फायदेमंद, लेकिन कभी कभी बहुत हानिकारक हो जाती है। व्यक्ति इतना ज्यादा डाइटिंग करने लगता है कि वह शारीरिक रूप से बहुत ही कमजोर हो जाता है। ओके, डाइटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप लोग बिल्कुल से खाना ही छोड़ दीजिए। डाइटिंग का मतलब ये है कि उसमें से ऐसे खाद्य पदार्थों को, भोज्य पदार्थों को हटा दीजिए जो हमारे मोटापा या वजन को बढ़ाता है। जैसे फैट्स वगैरह को कम कर दीजिए, तली हुई चीजें खाना बंद कर दीजिए, मैदा वगैरह कम कर दीजिए, ये सारी चीजें हैं। ये नहीं कि आप खाना ही बिल्कुल से छोड़ दीजिए, उससे क्या होगा, हम शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हो जाएंगे। तो हम क्या देखेंगे, मोटापा के उपचार। मोटापा का उपचार पहले क्या है, मोटापा का उपचार आप सबसे पहले क्या लेंगे, व्यायाम यानी एक्सरसाइज। हर व्यक्ति को एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए, चाहे वह हेल्दी हो, ये कोई जरूरी नहीं मोटे व्यक्ति को ही करना चाहिए। एवरी पर्सन, हर व्यक्ति को क्या जो है व्यायाम यानी एक्सरसाइज करना चाहिए। इससे वह शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हर तरह से स्वस्थ रहता है, विभिन्न बीमारियों से भी वह बचा रहता है और पूरी तरह से स्वस्थ रहता है। तो मोटापा का उपचार सबसे पहले क्या होगा, व्यायाम। और दूसरा संतुलित आहार, संतुलित आहार। संतुलित आहार मतलब जिसमें पोषक तत्व मतलब सामान्य उचित मात्रा में जितना होना चाहिए, व्यक्ति की आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता के अनुसार पोषक तत्व उपस्थित हो, ऐसे आहार को हमें ग्रहण करना चाहिए। ना कि ऐसा आहार जिसमें फैट वगैरह या तली भुनी चीजें या मैगी वगैरह ये सब नहीं इसमें शामिल है। तो संतुलित आहार जो है, व्यक्ति का आहार संतुलित होना चाहिए उसमें। और तीसरा आप क्या है,
कम वसा का प्रयोग और जल का अधिक से अधिक सेवन, जल का अधिक से अधिक सेवन, हर व्यक्ति को जल का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। ओके, तो जल का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। व्यायाम, संतुलित आहार, कम वसा का प्रयोग करके, जल का अधिक से अधिक सेवन करके, भोजन संबंधी आदतों में सुधार करके, ये नहीं कि जो पाया बस खाते रहे, चाहे वह हेल्दी या अनहेल्दी जैसा भी हो, जो चीजें मिलती सबको खाते जाए, ये नहीं। भोज्य पदार्थों का ध्यान में रखते हुए, अपने शरीर की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। तो ये सारे हमारे क्या हैं, मोटापा के उपचार हैं। अब हम क्या देखेंगे, मोटापे की माप। मोटापे की माप हम कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। मोटापा की माप। मेजरमेंट ऑफ ओबेसिटी। ओके, तो इसमें क्या होता है, हम एक तालिका के द्वारा मोटापे का माप कर सकते हैं। किसके द्वारा, तालिका के द्वारा, यानी चार्ट या ग्राफ के द्वारा। जैसे आप लोगों ने ये तालिका देखी होगी ना, होता है कि व्यक्ति की आयु और लंबाई के अनुसार उसका कितना वजन होना चाहिए। तो आप इस तालिका के माध्यम से, इस चार्ट के माध्यम से इस चीज को मेजर कर सकते हैं कि व्यक्ति की लंबाई और आयु के अनुसार उसका कितना वेट होना चाहिए। जैसे दे देता है ना तालिका में, आयु कितना है और लंबाई कितना है और उसका वजन कितना होना चाहिए। इस टाइप की तालिका होती है। तो उसमें व्यक्ति की आयु मान लीजिए कितना, 25 साल है, लंबाई कितना है, 5 फुट है, और वजन कितना होना चाहिए, उसमें उस हिसाब से दे देता है। मतलब मान लीजिए वजन उसका 40 से 45। ये क्यों एक्यूरेट वजन नहीं है, मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए इसको बता रही हूँ। तो इस तरह की तालिका होती है। तो इसके हिसाब से, इस तालिका को देखते हुए भी हम अपने मोटापे का वजन कर सकते हैं। तो तालिका के माध्यम से व्यक्ति अपनी मोटापा यानी वजन को चेक कर सकता है। यदि उसका वजन बहुत अधिक होगा उस तालिका के हिसाब से, तो वह मोटापा की श्रेणी में आएगा। तो माप कैसे करते हैं, तालिका के द्वारा और दूसरा कौन सा है, दूसरा हम किसके द्वारा माप करते हैं, यंत्र के द्वारा। यंत्र के द्वारा। इसमें मोटापा का जांच करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, कैलिपर्स। कैलिपर्स नामक यंत्र के द्वारा हम त्वचा की परतों को नापते हैं कि अगर उनका जो है नापने पर 1 इंच से अधिक है माप, तो वो मोटापा की श्रेणी में आएंगे। किस यंत्र के द्वारा, कैलिपर्स नामक यंत्र के द्वारा हम त्वचा की परतों का मापन करते हैं, जिससे हमें मोटापा का ज्ञान या जानकारी प्राप्त होती है। त्वचा की परतों को किसके द्वारा, कैलिपर्स के द्वारा। त्वचा की परतों को कैलिपर्स के द्वारा नाप कर मोटापा को जाना जा सकता है।
अब इस यंत्र के द्वारा किन स्थानों पर, 3 स्थानों पर मोटापा की जांच की जाती है। किन स्थानों पर, 3 स्थानों पर। इस शरीर के 3 स्थानों पर इसको नापा जा सकता है। इस यंत्र के द्वारा शरीर के 3 स्थानों पर इस यंत्र के द्वारा नापा जा सकता है। कौन कौन से हुए? पहला तो आपका होगा पीठ पर कमर से थोड़ा ऊपर का एरिया, जैसे ये हमारी पीठ है ना, तो पीठ के ऊपर मतलब पीठ पर कमर से थोड़ा ऊपर का एरिया, जैसे यहाँ मसल्स है ना, इस मसल्स के द्वारा हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं मोटापे का। तो अगर जो है उसमें मेजरमेंट में अगर त्वचा की परतें 1 इंच से अधिक हैं तो व्यक्ति मोटापा यानी मोटा कहलाएगा। हम उसको मेजरमेंट करते हैं। आप लोगों को उसमें कैलिपर्स का हम फिगर दिखा देंगे कल शॉर्ट्स के माध्यम से कि कैलिपर्स कैसे होता है, उसके द्वारा कैसे हम जांच करते हैं। बट आज मैं उसको समझा दे रही हूँ तो समझ लीजिएगा कि तो कैलिपर्स नामक जो यंत्र होता है उसके द्वारा हम त्वचा की परतों को मापते हैं। अगर त्वचा की परतें 1 इंच से ज्यादा होती है तो वह व्यक्ति मोटापा से ग्रसित होता है। अब इन यंत्रों के द्वारा हम शरीर के 3 स्थानों पर मोटापा की जांच करते हैं। पहला क्या हुआ, पीठ पर कमर से थोड़ा ऊपर। अब ये हमारा पीठ हुआ, ये कमर से थोड़ा ऊपर। और दूसरा हमारा क्या हुआ, कोहनी और कंधों, कोहनी और शोल्डर के बीच में जो स्थान होता है उसके पीछे का एरिया। तो ये हमारी कोहनी हो गई, ये शोल्डर यानी कंधा हो गया और ये पीछे का एरिया हो गया। अब यंत्र के द्वारा हम यहाँ पे इस प्रकार से उसको दबा के ऐसे चेक करते हैं। तो अगर ये जो है त्वचा की मतलब जो परतें हैं वो 1 इंच से अधिक हुई तो व्यक्ति मोटापे का शिकार होगा। तो क्या होगा, कोहनी और कंधे के बीच में पीछे का स्थान, पीछे का स्थान। जैसे यहाँ पे अभी चेक करने को कहते तो यहाँ मसल्स नहीं आ रहा है ना, यहाँ पे मसल्स ज्यादा है तो इस आसानी से हम चेक कर सकते हैं। तो कोहनी और कंधे के बीच में पीछे का स्थान। और तीसरा हमारा क्या होगा, स्तनों के नीचे, स्तनों के नीचे भी हम इसके द्वारा जांच कर सकते हैं। ओके, तो इन 3 स्थानों पर कैलिपर्स नामक यंत्र के द्वारा हम मोटापे का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो मोटापे इस यंत्र के द्वारा नापने पर अगर त्वचा की परतें 1 इंच से, अगर त्वचा की परतें 1 इंच से अधिक है तो क्या होगा, व्यक्ति मोटापा से ग्रसित होगा, मोटापा से ग्रसित होगा। अगर त्वचा की परतें 1 इंच से अधिक है तो व्यक्ति मोटापा से ग्रसित होगा। तो आई बात समझ में। मोटापा की और किसके माध्यम से हम करते हैं, एक्सरे के द्वारा भी। पहला हमारा हो गया क्या, तालिका के द्वारा, दूसरा हमारा हो गया यंत्र के द्वारा और तीसरा हमारा होगा एक्सरे के द्वारा भी हम किसकी जांच करते हैं, मोटापा की जांच करते हैं। तो ये हमारा मोटापा हुआ, मोटापा के कारण, मोटापा के माप, इन सभी के बारे में, मोटापा के उपचार के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। अब हम लोग अल्पभार यानी अंडर वेट के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, इसके बारे में, अल्पभार के बारे में। तो हम लोग का मोटापा और ओवरवेट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, अल्पभार यानी अंडर वेट के बारे में।
ओके, अंडरवेट अल्प भार। ओके, तो अल्प भार किसे कहते हैं? जब व्यक्ति का भार यानी व्यक्ति का वजन सामान्य भार से 20% कम हो जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? अल्प भार, यानी वह व्यक्ति अल्प भार की श्रेणी में आएगा, अंडरवेट के अंतर्गत आएगा जब व्यक्ति का भार सामान्य भार से 20% कम हो जाएगा। कितना? सामान्य भार से 20% कम होने पर किसकी श्रेणी में आएगा? अल्प भार की श्रेणी में। तो जब व्यक्ति का सामान्य भार जो है वह 20% से कम हो जाएगा तो अल्प भार की श्रेणी में आता है, और जब सामान्य भार से 20% अधिक हो जाता है तो वह अधिक भार यानी ओवरवेट के अंतर्गत आता है। जब 20 से 40% के बीच या उससे अधिक हो जाता है तो व्यक्ति मोटापा की श्रेणी में आता है। तो अल्प भार हमारा सामान्य भार से कम होने पर, सामान्य भार से 20% कम होने पर होता है। अब हम देखेंगे अल्प भार के कारण। अल्प भार के कारण क्या है, यानी अंडरवेट के कारण। तो सबसे पहले क्या हम देखेंगे? अल्प भार का प्रमुख कारण अपर्याप्त भोजन है। अब अपर्याप्त भोजन, जैसे व्यक्ति डाइटिंग वगैरह करते हैं तो उसमें भी भोजन की पूर्ण रूप से पूर्ण मात्रा नहीं लेते हैं तो क्या हो जाता है? व्यक्ति जो है बहुत कमजोर हो जाता है, उसका भार बहुत ही कम हो जाता है। या भोजन में सारी चीजों को, जो मुख्य पोषक तत्व देने वाली होती है उन चीजों को, सारी चीजों को शामिल नहीं करते हैं, या गरीबी के कारण भी वह पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं ले पाते हैं। तो ये हम कहेंगे कि अपर्याप्त भोजन भी अल्प भार का कारण है। क्या? अपर्याप्त भोजन। और दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा होगा अत्यधिक क्रियाशीलता। अत्यधिक क्रियाशीलता भी अल्प भार का प्रमुख कारण है। जैसे जो व्यक्ति अत्यधिक रूप से क्रियाशील है, यानी मुख्यतः किससे? शारीरिक रूप से क्रियाशील है, तो वह शारीरिक भाग दौड़ में अधिक क्रियाशीलता के कारण अपने भोजन पर ध्यान नहीं दे पाता, आहार पर उतना ध्यान नहीं दे पाता है, क्रियाशीलता में बिजी होने के कारण, जिससे उसका भार कम होने लगता है तो वह अल्प भार की श्रेणी में आएगा। तो अधिक क्रियाशीलता भी अल्प भार का कारण है। तीसरा आपका होगा तनाव। होता है ना, व्यक्ति जब तनाव से ग्रस्त रहता है, यानी वह हमें मानसिक रूप से टेंशन नहीं रहता, परेशान रहता है, तो उसको खाना पीना ये सारी चीजें नहीं सोचती है, वह उसी में परेशान रहता है या अपने आहार पर ध्यान नहीं देता है। तो तनाव के कारण भी व्यक्ति जो है अपने भोजन पर या स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाता, जिससे उसका धीरे धीरे भार कम होने लगता है, वह अल्प भार की श्रेणी में आता है। तो तनाव भी अल्प भार का मुख्य कारण है। चौथा आपका होगा खाने संबंधी आदतें, यानी खाने की आदतें। अब खाने की आदतें में हम ये देखेंगे कि जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं जो बहुत ही कम मात्रा में भोजन लेते हैं, या फिर खाने का कोई रूटीन सेट नहीं है, कभी वो 2 बजे खाते, कभी 3 बजे, मतलब खाने का कोई भी रूटीन उनका सेट नहीं है कि कब उनको खाना है। तो ये सारी आदतें जो है, या मतलब पोषक तत्वों से युक्त भोज्य पदार्थों को वो नहीं ग्रहण करते हैं, ज्यादातर कैसा मार्केट की चीजों को, पैक चीजों को यूज करते हैं, जिससे वो सब भी उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है और व्यक्ति का भार कम होने लगता है। तो खाने की आदतें भी क्या है? अल्प भार का कारण है। पांचवा आपका होगा रोग। जैसे जब व्यक्ति रोग की स्थिति में होता है तो भी उसको भोज्य पदार्थों या खाना ये सारी चीजें उसको अच्छी नहीं लगती हैं, वह अपने बीमारी से, रोग की अवस्था से ग्रसित होता है, जिसमें वह परेशान रहता है, उसको खाने की चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। तो विभिन्न रोग के कारण भी व्यक्ति जो है
अल्प भार का शिकार हो जाता है। कोई कोई लोग ऐसे होते हैं जो हमारे पेट को, वजन को बहुत जल्दी घटाते हैं, तो ये रोग भी अल्प भार के कारण है। और छठवां हमारा होगा पाचन तंत्र में दोष। जब व्यक्ति के पाचन तंत्र में दोष होगा तो वो भोज्य पदार्थों को यानी भोजन को सही से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। जब उसका पाचन सही से नहीं होगा तो हमारे शरीर की जिनकी विभिन्न पोषक तत्वों की जो आवश्यकताएं है वह पूर्ण नहीं हो पाती, तो व्यक्ति क्या होता है, धीरे धीरे कमजोर होता जाता है, उसके भार में गिरावट आती जाती है और वह अल्प भार का शिकार हो जाता है। तो पाचन तंत्र में दोष भी क्या है, इसके कारण है। अब क्या है, आर्थिक स्थिति में आर्थिक रूप से कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर। अब जो व्यक्ति बहुत गरीब है वो खाने के लिए भी जो है अपने दोनों टाइम को खाने की व्यवस्था भी नहीं कर पाते हैं, ऐसे व्यक्ति जो है वो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। तो वो जब सही से भोजन नहीं लेंगे, पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं लेंगे तो वो अल्प भार के शिकार होंगे। तो इस तरह से हम क्या सकते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति भी अल्प भार का शिकार होता है। और हम छठवां ये देखेंगे, जब आहार विज्ञान के ज्ञान की कमी, किसकी, आहार विज्ञान के ज्ञान की कमी। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को जब आहार विज्ञान का ज्ञान नहीं होता है, उसे यह नहीं पता होता कि इन चीजों में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं या हमारी बॉडी के लिए कौन से पोषक तत्व आवश्यक हैं और कौन से हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं जिनको हमें नहीं ग्रहण करना चाहिए। इन सारी चीजों का जिन व्यक्तियों को ज्ञान नहीं होता है उनको बस यही रहता है कि हाँ भूख लगी है, हमारी क्षुधा को शांत करना है, बस वो कुछ भी खा लेते हैं। तो इन चीजों का ज्ञान ना होने पर भी उनको क्या होता है, अल्प भार के शिकार हो जाते हैं। जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं मैगी वगैरह, मैदे वगैरह से चीजें बनी होती हैं या मार्केट में जो चीजें तली भुनी, समोसा वगैरह, ये सारी चीजें उन लोगों को ज्यादा पसंद होती हैं। तो ये क्या हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है? बिल्कुल नहीं, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। तो इस तरह से जब उन्हें आहार विज्ञान का ज्ञान नहीं रहेगा तो भी वो अल्प भार के शिकार हो जाएंगे। अब हम देखेंगे अल्प भार में उपचारात्मक पोषण क्या है, यानी उपचारात्मक आहार क्या है। ये तो अल्प भार के कारण हुए। अब हम उपचारात्मक पोषण यानी उपचारात्मक आहार के बारे में देखेंगे। उपचारात्मक आहार, अल्प भार में उपचारात्मक आहार क्या है? सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कैलोरी। तो अल्प भार की स्थिति में हमें कैलोरी कितनी, 500 कैलोरी जो है हमको ज्यादा देनी चाहिए। व्यक्ति को हम जितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, जितनी कैलोरी देते हैं सामान्य मात्रा में, उससे 500 कैलोरी उसे अधिक देना चाहिए। किसको? अल्प भार से ग्रसित व्यक्ति को कैलोरी ज्यादा देना चाहिए। ओके, तो अल्प भार से ग्रसित व्यक्ति को कैलोरी ज्यादा मात्रा में देनी चाहिए। और क्या होगा, यहाँ पर कैलोरी वसा अधिक देनी चाहिए, यानी फैट उन्हें अधिक मात्रा में, घी वगैरह का अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। अब इतना भी अधिक सेवन नहीं करना चाहिए जो हमारी बॉडी के लिए हितकर ना हो। तो वसा अधिक मात्रा में सेवन, अधिक मात्रा में, और प्रोटीन भी अधिक देना चाहिए, प्रोटीन अधिक देना चाहिए। और क्या करना चाहिए, खनिज लवण पर्याप्त मात्रा में, खनिज जो है पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में। और क्या देना चाहिए, विटामिन भी जो है
पर्याप्त मात्रा में देनी चाहिए। तो कैलोरी ने 500 कैलोरी अधिक देना चाहिए, सामान्य कैलोरी जितना देते हैं उससे 500 कैलोरी की मात्रा बढ़ा के देनी चाहिए। वसा अधिक मात्रा में, प्रोटीन अधिक मात्रा में, खनिज लवण पर्याप्त मात्रा में और विटामिन पर्याप्त मात्रा में देनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को हरी भरी सब्जियों का अधिक सेवन करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, उनको दूध से बने भोज्य पदार्थ, मीट, मांस, मछली, अंडा, इन सभी का अधिक सेवन करना चाहिए। किसको? अल्प भार से ग्रसित व्यक्ति को। और अल्प भार से ग्रसित व्यक्ति को भोजन के अलावा नाश्ता भी करना चाहिए अधिक मात्रा में, और भोजन थोड़ी थोड़ी मात्रा में कई बार भोजन की मात्रा यानी भोजन को लेना चाहिए, जिससे उनकी क्या होगा, भार में वृद्धि होगी, तो वह अल्प भार से ग्रसित नहीं होंगे। इस तरह से हम लोगों ने आज मोटापा, अंडरवेट, ओवरवेट, इन सभी के बारे में डिस्कशन किया। तो आज हम लोगों का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। हम लोगों ने अंडरवेट के बारे में, यानी इस व्यक्ति का वजन सामान्य वजन से 20% अधिक होने पर ओवरवेट के अंतर्गत आएगा, और सामान्य वेट से 20 से 40% से अधिक होने पर मोटापा की श्रेणी में आएगा, और सामान्य वेट से 20% कम होने पर वह अल्प भार की श्रेणी में आएगा। तो हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन किया, मोटापा में, ओवरवेट, अंडरवेट में कौन से भोज्य पदार्थ कितनी मात्रा में देनी चाहिए, हम लोगों ने मोटापा में कैसे मेजर किया जाता है, इन सभी के बारे में आज डिस्कशन किया। तो आज हम लोगों की ये टॉपिक कंप्लीट हुई। अब कल हम लोग एक नई टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।